वेलकम टू आवर चैनल अन अकेडमी जुडिशरी। मेरा नाम है अपूर्वा वत्स और मैं हूं आप सभी की जुडिशरी मेंटोर। आज एक स्पेशल क्लास लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुई हूं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कोई एक अगर स्पेशल क्लास ले रही हूं तो मैं केस लॉज की यहाँ पर क्लास लूं, क्योंकि ये क्लास हमेशा सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आज की क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सारे लैंडमार्क जो केसेस हैं उनको खलास करने वाले हैं, यानी कि उनको कंप्लीट करने वाले हैं। एंड आई होप दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। भाई जो आज लाइव में जुड़ चुका है, लेट्स से हाई टू ईच अदर। और बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाली है और एकदम स्टोरी टेलिंग के वे में हम पूरे केस लॉज को पढ़ेंगे, सारी स्टोरी को समझेंगे, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, फिर क्या इश्यूज हुए थे, क्या आर्ग्यूमेंट्स हुए थे और फिर उसके बाद आखिरकार कोर्ट का क्या फैसला था, उन सभी को देखते हुए हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिए आई होप आज आप इस क्लास को पूरा एंड तक जरूर देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक बार स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूंगी कि अन अकेडमी बहुत जल्दी ही अपने प्राइजेस को हाइक करने वाली है और अभी फिलहाल 60% का एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है। 60% के साथ साथ आपको यहाँ पर 12 महीने की एडिशनल फ्री क्या मिल रहा है, 1 साल की वैलिडिटी मिल रही है। तो अगर आप यहाँ पर मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं APU तो आपको 3 बहुत ही बढ़िया बेनिफिट होने वाले हैं। पहला बेनिफिट ये कि आपको यहाँ पर मेरा AIB 20 का जो बैच है वो एकदम फ्री मिल जाएगा, प्लस आप लोगों को जुडिशरी में पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी और मैक्सिमम डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 सालों के साथ यहाँ पर आपको 1 साल फ्री मिल रहा है 28499 में एंड 24 मंथ्स विद 12 मंथ्स एक्स्ट्रा 34999 में। ठीक है, तो बहुत जल्दी प्राइजेस बढ़ जाएंगे, आप लोग इसे ज्वाइन जरूर करें। इसके अलावा जुडिशरी आइकॉनिक प्रो के अंदर आपको अपने मेंटोर्स, फेवरेट मेंटोर्स के साथ अनलिमिटेड यहाँ पर मौका मिलेगा जुड़ने का। अगर आप यहाँ पर कोई भी डाउट्स है, नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप उन लोगों के साथ अनलिमिटेड टाइम्स यहाँ पर जुड़ सकते हैं, अपनी 1-on-1 गाइडेंस प्रोग्राम ले सकते हैं। प्लस हमने अभी एक जज्बा बैच लॉन्च किया है। जज्बा बैच में आपको 12 महीने का एक्सटेंशन फ्री यहाँ पर दिया जा रहा है। ये जुलाई में लॉन्च किया गया बैच है और आप इसमें भी अभी इनरोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अगर आप कोड यूज करेंगे APU तो आपको यहाँ पर मेरी ही पर्सनल मेंटोरशिप मिल जाएगी। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड की टेस्ट सीरीज मिल रही है केवल ₹1 में, तो आप इसके लिए भी इनरोल कर सकते हैं। राइट, चलिए आगे चलते हैं। लेकिन एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं और देना चाहूंगी कि यदि आप ऑल इंडिया बार 20 की तैयारी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं, बैरिस्टर बैच, जिसमें मैं आपको 25 सब्जेक्ट्स बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली कराऊंगी। सभी नोट्स दिए जाएंगे, 1 साल की वैलिडिटी होगी और यहाँ पर आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड 200 से भी ज्यादा सेशंस मिल जाएंगे। इसका प्राइस है ये और जल्दी ही नोटिफिकेशन आ सकती है, आप लोग जल्दी से जल्दी इनरोल करें। साथ ही साथ इस केस लॉस की PDF अगर आपको चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अपूर्वा वत्स मैम, इसको आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आपको ये पूरी केस लॉस की PDF जो है ये मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करें। भाई जो यहाँ पर ज्वाइन कर चुका है, हाय, एटलीस्ट हाय, गुड इवनिंग कुछ तो बोलिए ताकि मुझे भी पता चल पाए कि कौन यहाँ पर लाइव आ चुका है। आइए तो हम शुरू करते हैं केस लॉज सीरीज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, ये सारे केस लॉज इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्लासिक है, आपके बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होते हैं। प्लस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से समझने के लिए, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए इन केस लॉस का काफी हेल्प यहाँ पर मिलती है ताकि हम लोग कंसेप्ट को समझ सकें। तो आज कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट लाइक प्रॉमिस एंड एक्सेप्टेंस बिल्कुल हम इनिशियल बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे और एंड तक जाने की कोशिश करेंगे और सभी केस लॉस को यहाँ पर हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। हाय दीपक, कोमल, यास्मीन, गुड इवनिंग एवरीवन। चले तो पहले केस से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला केस हम लोगों के सामने है, दैट इज दी बेल्फोर वर्सेस बेल्फर का केस। ठीक है, तो ये आपके सामने आपको दिख रहा होगा ये केस लॉ। तो मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊंगी कि क्या है इसमें, कैसे नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ईयर क्या है एंड यहाँ पर लॉर्ड कौन थे उस समय, कहां पर ये केस डील किया जा रहा था। तो 1919 का ये केस है और जस्टिस लॉर्ड एटकिन ने इस केस का क्या दिया था, फैसला सुनाया था।
तो आइए बात करते हैं क्या होता है इस केस के अंदर, एक स्टोरी तरीके से समझते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे कि एक्चुअली हेल्ड इसमें क्या हुआ, इस केस लॉ में क्या हुआ। देखिए ये जो बैल्फोर वर्सेस बेल्फोर, कभी तो हमेशा ये समझना जब दोनों नाम सेम है तो ये हस्बैंड एंड वाइफ का केस होगा, क्योंकि यूजुअली आप इसे गैस अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों क्या थे, हस्बैंड एंड वाइफ थे, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये श्रीलंका सीलोन में रहते थे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। फिर उसके बाद क्या होता है, ये लोग ना वेकेशन पर चले जाते हैं, कहाँ पर, इंग्लैंड में 1915 में। आप चाहें तो मेरे साथ एक वन लाइनर नोट्स भी बना सकते हो, आई कैन ऑल्सो शेयर दिस पीडीएफ विद यू गाइज, जस्ट अ सेकेंड। यस, मैं यही जो पीडीएफ है मैंने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आप जस्ट रुकिए। तो ये मैंने वन लाइनर जिसके नोट्स बनाए हुए हैं उसी के साथ मैं आप लोगों को भी यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, तो आप आसानी से यहाँ पर और थोड़ी तरीके से समझ पाएंगे, राइट। यस, ये रहा, तो आप यहाँ से समझ पाएंगे जो भी मैं फैक्ट्स यहाँ पर बोल रही हूँ। तो क्या थे, ये हस्बैंड एंड वाइफ थे, और वेकेशन पर ये चले जाते हैं, छुट्टियों के लिए इंग्लैंड आ जाते हैं। लेकिन वहां पर क्या होता है, मिसेस बेल्फोर की जो तबीयत है वो खराब हो जाती है, ठीक है। वेकेशन पे आते हैं तो वो इल वहां पर बीमार हो जाती है, और उसका वहीं पे ही इंग्लैंड में ही मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। तो ये जो हस्बैंड एंड वाइफ है, बेल्फोर और बेल्फोर, ये आपस में मिलके ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है तू यही रह जब तक तेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, भाई मेरा तो काम है, सारी चीजें श्रीलंका में है, तो मैं वापस श्रीलंका चला जाता हूँ, ठीक है। चले जाते हैं, और उसने कहा कि तब तक जब तक तू इंग्लैंड के अंदर है मैं तुझे यहाँ पर मंथली एक तरीके से मेंटेनेंस देता रहूंगा। इन्होंने कुछ 30 यूरोज का ऐसे कुछ किया कि हम तुम्हें मेंटेनेंस यहाँ पर देंगे। अब क्या हो जाता है कि कुछ समय बाद जब वो उसकी जो वाइफ है वो वहां रह रही होती है, तो उनके जो रिलेशन है वो खराब हो जाते हैं दोनों की। मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ एक लीगल रिलेशन बनाया था, दैट मीन्स कि वो मुझे मेंटेनेंस देगा हर महीने, बट अब उसने मेंटेनेंस देना बंद कर दिया है। अब कि ये उसको लेटर भेजता है, क्या कहते हैं, नॉन मिसेस जो भी है 1980 में इसको नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस के लिए कोर्ट में केस फाइल कर देती है। नेक्स्ट, अब इशू क्या आते हैं इस केस में स्टूडेंट्स, ये देखिए इशू यहाँ पर ये आता है कि ये जो केस मिसेस बेल्फोर ने डाला है, ठीक है, क्या ये इसकी लीगल इंटेंशन थी, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना था मेंटेनेंस के लिए, क्या इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने की कोई लीगल इंटेंशन थी, लीगल रिलेशनशिप क्रिएट किया, या फिर ये जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने बनाया क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था? कोर्ट के सामने तो यही क्वेश्चंस आए। और प्लस ये जिस तरीके से इन्होंने डोमेस्टिक सेटलमेंट किया था, देखो अग्रीमेंट तो हम कहीं ना कहें, लेकिन एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट या डोमेस्टिक सेटलमेंट इन्होंने जो हस्बैंड वाइफ ने किया था, तो क्या ये जो डोमेस्टिक सेटलमेंट है, एडजस्टमेंट है, क्या इसको कोर्ट में क्या करवा सकता है, लीगली इन्फोर्सेबल करा सकता है? तो ये दो क्वेश्चंस कोर्ट के सामने आते हैं। तो साथ साथ आप लोग भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है। तो कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया, मिसेस जो बेल्फोर है उसका जो क्लेम है उसको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है जी, 1 सेकेंड, ये पीडीएफ है पुरानी, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने, यस तो इनके जो कॉन्ट्रैक्ट, इनका जो क्लेम था मिसेस बेल्फोर का, उसको क्या कर दिया गया, पूरी तरीके से यहाँ पर डिसमिस कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। और कोर्ट ने यहाँ पर ये कहा कि जितने भी डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इस तरह के जो अग्रीमेंट्स होते हैं, उनका कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की इंटेंशन नहीं होती है। सो जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उसमें इंप्लाइडली एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है, और वो यहाँ पर क्या था, मिसिंग था। तो ये एक तरीके से एक पारिवारिक वादे हो गए, पारिवारिक एडजस्टमेंट्स हो गई, बट आप इसको एज अ एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, लीगल इंटेंशन नहीं माना जाएगा। तो जब लीगल इंटेंशन नहीं माना जाएगा, आई होप दैट आई एम ऑडिबल नाउ, एक बार मुझे बताइएगा।
हेलो हेलो चाहिएगा? ठीक है, एम आई ऑडिबल नाउ? यस, आई थिंक नाउ आई एम ऑडिबल. लेट मी जस्ट सी. हेलो हेलो, ठीक है, एम आई ऑडिबल नाउ? ठीक है, लेट्स स्टार्ट अगेन. ओके, राइट. अब यहाँ पर क्या होता है, कोर्ट इसको मना कर देता है, यानी कि कहता है कि जब हस्बैंड और वाइफ क्या करते हैं, आपस में प्रॉमिस करते हैं, राइट, तो ये माना जाता है कि वो एक सोशल या फिर मॉरल, एक पारिवारिक फैमिली और अंडरस्टैंडिंग के अंदर आते हैं और वो एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर नहीं आते हैं. तो इसीलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको लीगल कॉन्ट्रैक्ट बनाना है और उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सिबल करना है तो वो एक लीगल इंटेंशन टू क्रिएट होना चाहिए और साथ साथ लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट करने का उसके अंदर एक इंटेंशन होना चाहिए. इसीलिए तब कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है. तो बैलफोर वर्सेस बैलफोर में हमने ये सीखा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाता है तो उसकी लीगल इंटेंशन टू कम इन अ लीगल रिलेशनशिप व्हिच कैन बी लेटर ऑन एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये इस केस की पूरी क्या थी, स्टोरी थी. आई होप आप लोगों को ये केस की स्टोरी समझ में आई होगी. ठीक है जी, चलिए आइए हम लोग अब नेक्स्ट स्टोरी के अंदर चलते हैं, नेक्स्ट केस लॉ के अंदर चलते हैं. दैट इज दी, यहां पर हम चलते हैं आगे, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. ये भी बहुत ही बढ़िया सा एक केस है यहाँ पर, लालमन शुक्ला गौरी दत्त का. 1913 का ये केस लॉ है और आप देख सकते हैं ईयर सबसे पहले देखना चाहिए आपको, और फिर उसके बाद इस केस में क्या हुआ, एक लैंडमार्क जजमेंट है ये, और इसके बारे में, और ये आपका ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस या और सेट ऑफ प्रोमिसेस और अग्रीमेंट्स कंसेंट प्लस अग्रीमेंट से ये आपका जो केस है ये डील करता है. ठीक है, ऑल गुड. मेरी आवाज नहीं आए तो मुझे ना तुरंत से बता देना ताकि मेरे को पता चल जाए. ठीक है, चले देखिए, जस्टिस बैनर्जी इसके क्या थे, जज थे, ऑनरेबल जस्टिस थे, और कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये केस था और बहुत ही लैंडमार्क केस है जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंदर पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आइए फैक्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं. ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट. तो इसका यहाँ पर जो ये गौरी दत्त है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं, फिर हम इसके हेल्प पे क्या हुआ था उसको पढ़ेंगे. तो यहाँ पर ओ गॉड, ये कब की पुरानी पीडीएफ है. वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है ये, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल से. इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है. अब ये जो डिफेंडेंट होता है ना स्टूडेंट्स, ये कौन होता है, नेफ्यू. नेफ्यू वाज एब्सकाउंडेड. डिफेंडेंट यानी कि कौन है, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त. गौरी दत्त जो डिफेंडेंट होता है वो क्या होता है, लालमन शुक्ला के अंडर क्या करता है, काम करता है, एक सर्वेंट होता है. लेकिन उसका जो नेफ्यू है ना वो क्या हो जाता है, भाग जाता है, गुम हो जाता है, और कहीं पे भी ढूंढने पर वो नहीं मिल रहा होता है. अब जो डिफेंडेंट है वो क्या होता है, सर्वेंट है. वो कहता है कि अपने सर्वेंट्स को कहता है कि जाओ मेरे जो नेफ्यू है उसको तुम क्या लेकर आओ, ढूंढ कर लेकर आओ. फिर जो प्लेंटिफ है वो क्या कहता है, सर्वेंट ऑफ द डिफेंडेंट होता है. हमने कहा ना कि वो उसके सर्वेंट्स होते हैं और वो उसको कहता है कि जो मेरा नेफ्यू है उसको आप लोग ढूंढ कर लेकर आइए. और उसके बाद जो लालमन शुक्ला है वो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है बच्चे को, उसके नेफ्यू को. फिर उसके बाद वो क्या करता है, जो गौरी दत्त होता है, यस गौरी दत्त जो होता है वो एक हैंडबिल पब्लिश करता है, हैंडबिल तरीके से, जैसे पोस्टर टाइप्स जो होते हैं वो करता है. और उसने कहा कि अगर जो भी मेरे नेफ्यू को यहाँ पर ढूंढ कर लाएगा मैं उसको यहाँ पर 500 रुपए का रिवॉर्ड दूंगा, इनाम दूंगा. ठीक है, यही लिखा हुआ है, फाउंड नेफ्यू. ठीक है, उसको मैं, वो अनाउंस कर देता है तब तक डिफेंडेंट कि मैं उसे 500 रुपए, सॉरी 500 रुपए है, उसको मैं इनाम दूंगा. अब ये जो ऑलरेडी यहाँ पर कौन होता है, प्लेंटिफ होता है, वो तो ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, उसको इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं होता, और वो लालमन जो होता है वो नेफ्यू को ढूंढ कर ले आता है. ठीक है, बट उसको रिवॉर्ड के बारे में कुछ नहीं पता होता, क्योंकि जब वो ढूंढने निकल गए थे तब उसने रिवॉर्ड के बारे में कहा कि मैं 500 रुपए इनको दूंगा. अब जब वो वापस उसको ले आता है और देखता है कि अरे ये तो रिवॉर्ड यहाँ पर था, 500 रुपए का रिवॉर्ड यहाँ पर था, तो वो पहुंच जाता है कि मुझे भी आप रिवॉर्ड दीजिए, ये जो 500 रुपए का इनाम है वो आप दीजिए. बट ये जो गौरी दत्त होता है ये क्या कर देता है, ये रिफ्यूज कर देता है कि नहीं मैं तुझे ये नहीं दूंगा. ठीक है जी, यानी कि जो रिवॉर्ड है तुझे नहीं मिलेगा. अब इसमें लीगल इश्यूज क्या होते हैं, ठीक है जी,
लीगल इश्यूज इसमें क्या होते हैं कि लालमन शुक्ला जो है वो केस फाइल कर देता है अगेंस्ट गौरी दत्त के कि भाई मुझे तो ये 500 रुपए का रिवॉर्ड चाहिए, क्लेम करता है। अब दो इश्यूज यहां पर हुए कि वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू गेट द रिवॉर्ड, क्या यहां पर इस रिवॉर्ड की जो नॉलेज थी क्या उसको पहले से ही इसके बारे में पता था कि ऐसा कोई रिवॉर्ड है, और फिर उस नॉलेज के बाद वो उसको ढूंढने गया और ढूंढ कर लेकर आया, सो दैट्स वाई वो क्लेम के लिए एंटाइटल्ड है। दूसरा इशू ये था कि वेदर देयर इज एनी वैलिड एक्सेप्टेंस गिवन बाय द प्लेंटिफ टू डिफेंडेंट, क्या इसमें कोई और एक्सेप्टेंस हुई कि जैसे मैंने बोला कि उसको पहले से ही पता था, एक्सेप्ट किया, फिर वो ढूंढ के लाया, तो क्या इसमें एक वैलिड एक्सेप्टेंस का कॉन्सेप्ट है। तो ये दो इश्यूज कोर्ट के सामने यहां पर आते हैं। अब अगर हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं कि दोनों पार्टीज के आर्ग्यूमेंट्स क्या थे, लालमन शुक्ला के भी और गौरी दत्त के आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर क्या थे। तो पहला यहाँ पर लालमन शुक्ला कहता है कि भाई मैंने जो काम किया, मैं जो ढूंढ कर लेकर आया इसको, प्लेंटिफ जो कहता है, तो मुझे उसका रिवॉर्ड यहाँ पर मिलना चाहिए, ये पैसा जो 500 रुपए है मुझे मिलना चाहिए, प्लस मैंने बच्चे को ढूंढ भी लिया, इररिस्पेक्टिव मुझे पता था या नहीं था रिवॉर्ड के बारे में, बट एक्चुअल में उसने रिवॉर्ड तो दे ही दिया था ना गौरी दत्त ने, तो मैं भी उस रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल्ड हूं। अब इस जगह डिफेंडेंट जो है गौरी दत्त क्या कहता है, गौरी दत्त की बात सुनिए, वो कहता है कि हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था और ना ही इसको इस ऑफर की, जो ये एक ऑफर था 500 रुपए के रिवॉर्ड वाला, उसको नॉलेज ही नहीं थी, तो ये एक्सेप्ट कैसे कर सकता है उसके, ये तो अनअवेयर था ऑफर के बारे में, इसको तो ऑफर पता ही नहीं था। तो जब जिसको ऑफर नहीं पता, जिसने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया, ऑफर की नॉलेज नहीं थी, तो वो यहाँ पर कैसे अब रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल हो सकता है। तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं थी तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप ही नहीं था, अग्रीमेंट ही नहीं था, और जब अग्रीमेंट ही नहीं था तो अब इसका किसी भी तरीके का कोई अधिकार यहाँ पर किसी भी अधिकार के लिए इंटाइटल नहीं है। तो ये गौरी दत्त बोलता है। अब जजमेंट देखिए क्या कहती है, जजमेंट यहां पर कहती है कि कोर्ट ने लालमन का जो क्लेम है वो क्या कर दिया, यहां पर डिसमिस कर दिया, डिसमिस कर दिया इसका यहां पर, ठीक है। अब वो डिसमिस इसने क्या किया, मैं आपको ये, हम वापस केस लॉ पर चलते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, मैं इसके डिसीजन पर चलती हूं। तो ये इसका डिसीजन है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का, ठीक है। तो कोर्ट यहां पर कहता है, ऑनरेबल कोर्ट ऑब्जर्व दैट फंडामेंटल नेसेसिटी of a valid contract is the knowledge and assent of a proposal and order to convert the concerned proposal into the enforceable agreement. This is also important principle governing the general offer in the contract, and the classic example is reward by means the advertisement or only the person completing the required task set to accepting the offer. तो उन्होंने यही कहा कि भाई नॉलेज होनी जरूरी है, अगर कोई भी ऑफर है तो उसकी नॉलेज होना जरूरी है, नॉलेज के बाद उसमें अपनी एसेंट देना वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसी को देखकर नॉलेज के बाद ही किसी भी एक्ट को परफॉर्म करना है, जैसे कि वो ढूंढने गया, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए जब लालमन शुक्ला को पता ही नहीं था ऑफर के बारे में, जब उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था, तो वो लड़के को ढूंढ भी लाया, तो अब यहां पर वो ये नहीं कह सकता कि ही एक्सेप्टेड द ऑफर, कि अब उसने एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको ऑफर के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। और परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट, उसने जो परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट किया, ढूंढ कर लाया, विदाउट द नॉलेज ऑफ ऑफर डज नॉट अमाउंट टू द एक्सेप्टेंस अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो इसीलिए यहां पर उसके क्लेम को मना किया और यही कहा कि उसको पता ही नहीं था कि करना है, तो इसीलिए इसको ऑफर नहीं माना जाएगा और अब वो इस रिवॉर्ड के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा। क्लियर हुआ? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? जल्दी से मुझे बताइए, क्लियर हुआ? क्विकली। दोनों केस लॉस क्लियर हुए, फिर हम आगे चलेंगे, जल्दी बताइए। यस, इज इट क्लियर? सभी लोग आंसर करेंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा, नेक्स्ट केस लॉ पे चलेंगे।
चले क्विकली क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग अगले केस लॉ पे चलते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग केस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज हार्वे वर्सेस फैसे। 1893 का ये केस लॉ है और प्रिवी काउंसिल के सामने ये केस आया था एंड ये इन्विटेशन टू ऑफर से रिलेटेड है। बहुत ही मजेदार केस है। मतलब इन केस लॉ से हम लोग क्या, अब देखो हमने बोला ना ऊपर वाले केस लॉ में हमने समझा कि एक्सेप्टेंस इज इंपॉर्टेंट। अगर इफ देर इज नो एक्सेप्टेंस, नो नॉलेज, तो आप फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्सेबल नहीं करवा सकते। सिमिलरली अब ये थोड़ा सा और आगे पड़ाव पर आया, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर से ही रिलेटेड है केस। और यूके की प्रिवी काउंसिल में जिसमें जजेस थे लॉर्ड वैटसन एंड लॉर्ड, ये लिखा हुआ है मैंने, सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, एंड लॉर्ड फिट्जगर्लैंड एंड लॉर्ड हॉबहाउस, 3 यहाँ पर हमारे ऑनरेबल जस्टिसेस थे। और अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इनका जो केस लॉ है उसके फैक्ट्स क्या क्या हैं। देखिए ये क्या है, ये जो मिस्टर हार्वे है ये एक पार्टनरशिप कंपनी होती है इनके अंदर, एक पार्टनरशिप कंपनी होती है जमाइका के अंदर, ठीक है। और ये उसको क्या वांट्स टू बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, एक जमीन खरीदना चाहते हैं किसकी, मिस्टर फैसे की, ठीक है, एक व्यक्ति है। अब ये जमीन खरीदना चाहते हैं, इस जमीन की खरीदारी के लिए ये क्या भेजते हैं, इनको एक तरीके से टेलीग्राम भेजते हैं। ये डील करते हैं किससे, मिस्टर फेसेस से डील करता है मेयर और काउंसिल ऑफ वहां पर होता है, उसके साथ ये डील करते हैं। आगे चलते हैं, फिर क्या होता है, 6 अक्टूबर 1893 को ये जो एपेलेंट है ये मिस्टर हार्वे एक टेलीग्राम भेजते हैं, ठीक है। किसको भेजते हैं, एक टेलीग्राम भेजते हैं और उस टेलीग्राम पर ये लिखते हैं कि क्या, जिसको हम लोग बम्पर हॉल पेन के नाम से भी जानते हैं, ये केस वो है, ठीक है, बम्पर हॉल पेन के नाम से जानते हैं। तो ये उनको एक टेलीग्राम भेजते हैं कि विल यू सेल, आप क्या मुझे अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे, ठीक है। तो यहाँ साथ में लिखता है कि आई वॉन्ट टू परचेज योर प्रॉपर्टी, दैट इज बम्पर हॉल पेन। लेकिन ये क्या कर रहा होता है, तो जब ये उसको टेलीग्राम भेजता है तो फैसी ने सिर्फ जवाब में ये लिखा कि लोएस्ट प्राइस, कम प्राइस ये होगा हॉल पेन का 900 यूरोज, ठीक है। फिर यहाँ पर एपेलेंट जो है उसको उस टेलीग्राम का रिप्लाई करता है, कहता है ठीक है, आई वॉन्ट टू बाय, वी एग्री टू बाय योर बम्पर हॉल पेन फॉर 900 यूरोज, के लिए मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। लेकिन मीनवाइल जो मिस्टर हार्वे होता है, जब पहला टेलीग्राम भेजते हैं तो वो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो मिस्टर फैसे वो क्या कहता है, रिफ्यूज कर देता है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, ठीक है। फैसे बाद में जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए मना कर दिया। तो फिर उसके बाद मिस्टर हार्वे ने उसको क्या कर दिया, स्यू कर दिया, सूट डाल दिया। और टेलीग्राम में उसने ये बताया, क्लेम किया कि भाई जो इसने मुझे टेलीग्राम भेजा था उसमें तो इसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, इसने जब अपना प्राइस बताया तो मैंने उसको लिख दिया था कि ठीक है, वी आर ओके टू बाय दिस फॉर 900 यूरोज। तो अब ये तो, और जैसे ही इसने टेलीग्राम पे एक्सेप्टेंस भेजा तो ये एक लीगल हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो अब इसके हिसाब से तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। अब कोर्ट की जब पहली हियरिंग होती है तो सबसे पहले यहाँ पर 2 सवाल इश्यूज यहाँ पर आते हैं। अच्छा, पहले जब कोर्ट में इसकी हियरिंग होती है ट्रायल कोर्ट के अंदर, तो इसकी पिटिशन को क्या कर देते हैं, डिसमिस कर देते हैं कोर्ट में। और वो रीजन क्या देते हैं, रीजन देते हैं कि अग्रीमेंट क्या था, बाय द एपेलेंट डिड नॉट डिनोट द कंक्लूडेड कॉन्ट्रैक्ट। अब वो ये कहते हैं कि उसने लिखा था कि मेरा बेचने का जो लोएस्ट प्राइस है वो 900 यूरोज है, इसमें एक्सेप्टेंस कहाँ थी। और जब उसने कहा कि उसने तो सिर्फ एक बार प्राइस बताया, उसने ये नहीं बताया कि मैं एक्सेप्ट करता हूं या फिर आप इतने रुपए में इतने ये खरीद लो, तो क्या फैसी का जो जवाब था लोएस्ट प्राइस, क्या वो ऑफर की तरह ट्रीट किया जाएगा। उसने तो ये लिखा था ना कि 900 यूरोज इज लोएस्ट प्राइस, तो क्या जो उसने अपने टेलीग्राम के अंदर लोएस्ट प्राइस को मेंशन किया था, क्या आप उसको एज अ ऑफर ट्रीट कर रहे हो। तो उन्होंने कहा, ट्रायल कोर्ट ने नीचे कह दिया कि ये एक ऑफर नहीं है और इसलिए उसका जो केस था वो क्या कर दिया, डिसमिस कर दिया। अब आगे वो अपील डालता है, ठीक है। अब वो क्या करता है, बट ही वॉन द क्लेम इन द एपेलेट कोर्ट, वो अपील डालता है और वहां पे जीत जाता है। एपेलेट कोर्ट कहती है कि हाँ ये तो क्या था, एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। अब इसके बाद 2 इश्यूज आते हैं कि एक तो एक्सप्लिसिट फॉर ऑफर था कि नहीं था, और साथ ही साथ क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, जैसे कि एपेलेट कोर्ट के सामने ये 2 इश्यूज आते हैं। और अगर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था तो क्या ये वैलिड एक्सेप्टेंस थी, दैट वी वांट टू बाय एंड योर बम्पर हॉल पेन, ये सारी चीजें, ठीक है।
अब देखते हैं जजमेंट में क्या होता है। ठीक है, प्रिवी काउंसिल के पास एक केस पहुंच जाता है। अब जजमेंट में हम इसको यहां पर पढ़ते हैं, इसके जजमेंट में जस्ट अ सेकेंड। तो यहां हमारी जजमेंट है, यस। तो कोर्ट यहां पर कहता है प्रिवी काउंसिल ने यह निर्णय दिया कि कोई कॉन्ट्रैक्ट यहां पर बना ही नहीं था। पेसी ने सिर्फ प्राइस को कोट किया था कि मेरे बम्पर हॉल पेन का लोएस्ट प्राइस ये है, जो कि ये स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन थी। आप इसको एज एन ऑफर ट्रीट नहीं कर सकते, केवल एक ये क्या थी, स्टेटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन थी। सो गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्राइस इज नॉट एन ऑफर। ये यहां पर कोर्ट ने अपनी क्या दी, रीजनिंग दी कि एक स्टेटमेंट को कोट कर देना, किसी भी स्टेटमेंट को कोट कर देना, आप इसे ऑफर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट जस्ट प्राइस, प्राइस का इंफॉर्मेशन देना कि दिस इज माय लोएस्ट वगैरह, तो यहां पर वो ऑफर नहीं है। और जब तक कोई स्पष्ट ऑफर नहीं दिया जाता जिसमें क्लियरली लिखा हो कि आई वांट टू सेल दिस थिंग, मैं इसको बेचना चाहता हूं, सेल करना चाहता हूं, तब तक एक्सेप्टेंस मानी ही नहीं जाएगी। बिकॉज ऑफर वैलिड नहीं था तो एक्सेप्टेंस भी फर्दर फिर वैलिड नहीं होगी। ठीक है, सो ऑफर होना जरूरी है, ऑफर का एक्सप्रेसली ऑफर के वे में होना जरूरी है, एंड उसकी क्लियर इंटेंशन, हम यही शब्द का यूज करते हैं ना, विच सिग्निफाइज। ठीक है, उसकी जो असेंट है वो सिग्निफाई होनी चाहिए, क्लियरली एक्सप्रेसली सिग्निफाई होनी चाहिए, तो वो नहीं थी। इस वजह से लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हुआ ही नहीं। और यहां पर क्या किया गया, उसके केस में यही किया गया कि द सराउंडेड इशू रिगार्डिंग द सेल ऑफ बम्पर हॉल पेन एंड ऑब्जर्व दैट there is never existed an agreement between the parties, and council went further, state for a contract to be valid, proposal and acceptance are needed to make the contract binding. इसीलिए उन्होंने बोला कि आपको यहां पर ये क्लेम रिजेक्ट उसका कर दिया। ठीक है, क्लियर हुआ ये केस लॉ? जल्दी से मैसेज करके बताएंगे सभी लोग, कमेंट करेंगे क्विकली। यस, नेक्स्ट हम लोग केस लॉ पे चलेंगे, दैट इज दी फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। बहुत ही बढ़िया केस है और आई होप आपको ऊपर के भी 3 केसेस समझ में आ गए होंगे। यस, क्विकली। चलो, वेरी गुड। चले, सो ये जो केस है 1862 का ये केस लॉ है, और अगेन ये केस भी यहां पर एक्सेप्टेंस से डील करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए कंप्लेनेंट वगैरह सबके नाम देख लेते हैं। एंड कोर्ट, इसमें कोर्ट ऑफ कॉमन प्लीज इंग्लैंड का ये केस है, राइट। और चले, फिर इसके बाद फैक्ट्स क्या होते हैं कि जो यहां पर कंप्लेनेंट होते हैं पॉल फेल्टहाउस। ठीक है, ये कॉन्वर्सेशन बात कर रहे होते हैं अपने किसके साथ, नेफ्यू, भतीजे के साथ बात कर रहे होते हैं, जिसका नाम होता है जॉन फेल्टहाउस। ठीक है, अपने नेफ्यू से ये बातचीत कर रहे होते हैं, कहते हैं कि यार मैं ना मैं तुम्हारा जो हॉर्स है उसको मैं परचेज करना चाहता हूँ। ठीक है, डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, अपने भतीजे से बात करी कि वो उसका जो हॉर्स है वो खरीदना चाहते हैं। अब उन्होंने इसके साथ साथ एक पत्र भी लिखा, पत्र एज इन एक लेटर उनको लिखा उस डिस्कशन के बाद जो अपने भतीजे के साथ हुई। अंकल ने क्या किया, लिखा कि अंकल रिप्लाइड बाय द लेटर स्टेटिंग दैट इफ ही डिडंट हियर एनीथिंग from his nephew concerning about the horse, he would consider acceptance the order done and he would own the horse. तो ये बड़ी एक लंबी सी बात यहाँ पर एक ऐसी शर्त डाल देते हैं, उसमें लिख देते हैं, वो कहते हैं कि अगर तुमने मेरे को कोई रिप्लाई नहीं किया, अगर तुमने मुझे कोई रिप्लाई नहीं किया तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये हॉर्स मेरा है। और प्राइस भी कोट कर दिया, जिसमें 30 यूरो समथिंग कुछ ये प्राइस कोट कर देते हैं कि मैं इतने में, और यदि तुम चुप रहे, तुमने इसका रिप्लाई नहीं दिया, तो मैं मान लूंगा कि सौदा एक्चुअल जो हमारे बीच का एक ये अग्रीमेंट एक हो गया है वो पक्का है। ठीक है, अब होता क्या है, ये लेटर दे देता है।
लेकिन उसका जो भतीजा है वो किसी भी तरीके का रिप्लाई नहीं देता है, ठीक है, कोई जवाब नहीं देता है कि उसकी बेचने की मंशा है या नहीं है, बेचना चाहता है या नहीं चाहता है, कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। और ये अपने ही ख्वाबों में, वो अपने काम में, ऑक्शंस वगैरह में बिजी होता है, ठीक है, ऑक्शंस वगैरह में बिजी होता है और वो रिप्लाई नहीं करता है लेटर का। तो जो मिस्टर बाइंडले है, जो इसका चाचा है समथिंग, ठीक है, इसके अंकल जो हैं वो क्या करते हैं, वो रैन द ऑक्शंस और नेफ्यू को बोलते हैं कि बाद में एक नीलामी में घोड़ा, जो ये जो हॉर्स होता है, नीलामी में बाइंडले किसी और को दे देता है। जिस हॉर्स की उसके अंकल बात कर रहे होते हैं, जब वो ऑक्शंस कर रहा होता है तो वही जो हॉर्स है वो किसी और को दे देता है। और इसी में अब फेल्टहाउस जो है वो बाइंडले के ऊपर केस कर देता है, कहता है कि आपने तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया और ये तो जो हॉर्स था ये मेरा था, आई ओन दिस हॉर्स, ठीक है। तो नेफ्यू कहता है कि वो हाउएवर बाय एक्सीडेंट ही एंडेड अप सेलिंग द हॉर्स, वो उसी हॉर्स को वहां पर सेल कर देता है। नाउ दो इश्यूज यहाँ पर होते हैं। पहला कि जो पॉल फेल्टहाउस है, जो उसके अंकल है, वो स्यू कर देते हैं बाइंडले को। अब वो कहता है एक तो टॉर्ट ऑफ कन्वर्जन, ठीक है, दूसरा एक इशू ये है कि ये जो चुप रहा, ये जो यहाँ पर चुप रहा, जो साइलेंस था उसके इसका बाइंडले का, तो क्या ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस है, क्या उसके अंकल अब ओन द हाउस हॉर्स करते हैं, ठीक है, और प्लस क्या ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या ये क्लियर एक्सेप्टेंस मानी जाएगी कि वो जो चुप था उससे क्या इसकी क्लियर इंटेंशन मानी जाएगी, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? आप लोग मुझे बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? केवल वो चुप रहा, उसने सिर्फ अपने ऑप्शंस में बिजी था, उसका रिप्लाई नहीं कर पाया, तो अब क्या होगा यहाँ पर बताइए। आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए आप लोग भी पार्टिसिपेट। तो मिस्टर बाइंडले कहता है अपने आर्ग्यूमेंट्स में कि भाई ये तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था, ठीक है, क्योंकि मैंने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो इशू कि जो वो लेटर है वो रेंडर्ड साइलेंस और वो वैलिड एक्सेप्टेंस है, उसकी जो चुप रहा वो वैलिड एक्सेप्टेंस है। नाउ अब केस लॉ में यहाँ पर होता क्या है, केस लॉ में होता है, इसकी जजमेंट क्या आती है कि क्या आती है, कोर्ट ने कहा, यस वेरी गुड दीपक, कोर्ट ने कहा साइलेंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एक्सेप्टेंस। अगर वो चुप रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, और क्योंकि वो एक क्लियर एक्सेप्टेंस नहीं थी। हम क्या बोलते हैं जब भी हम एक्सेप्टेंस एंड ऑफर की डेफिनेशन को कॉन्ट्रैक्ट लॉ के सेक्शन नंबर 2 में पढ़ते हैं, तो हम ये कहते हैं सिग्निफाई करना, यानी कि क्लियरली एक्सप्रेसली अपनी इंटेंशन को फॉरवर्ड करना दूसरे वाले व्यक्ति को, ताकि उसको पता चल जाए व्हाट इज द डिजायर, व्हाट इज द एसेंट, क्या इच्छा है उसकी। तो वो एक क्लियर एक्सेप्टेंस वहां पर नहीं हो पाई थी और कोई भी सहमति उसने नहीं दी यहाँ पर। यस, मेरे साइलेंस इज नॉट एन एक्सेप्टेंस। मैम इसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो दोनों के बीच में नहीं हो पाई, बिल्कुल नहीं हो पाई, है ना, बिल्कुल सही बोला। तो फेल्टहाउस ने कहा कि अगर तुम कहोगे तो मैं मान लूंगा। तो ये तो एक यूनिलेटरल डिक्लेरेशन हो गई, जो उसके अंकल ने किया, अपने आप ही बोल दिया कि अगर तुम चुप रहे तो मैं इसको एक्सेप्टेंस मान लूंगा और मैं इस हॉर्स को जान लूंगा, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा, ये एक यूनिलेटरल डिक्लेरेशन है और वैलिड ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर जब वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, और जब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो इसको हम लोग लीगली इन्फोर्स नहीं करा सकते, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये केस था फेल्टहाउस वर्सेस बाइंडले का 1862 का केस लॉ। समझ में आ रहे हैं? यस, क्लियर हुआ? जल्दी से मुझे बताइए, फिर हम लोग अपने अगले केस लॉ पर चलेंगे। जल्दी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट केस लॉ हम लोग कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट कैश केमिस्ट। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इस केस लॉ को पढ़ते हैं। ये 1953 का केस लॉ है,
ठीक है जी, कब का है? 1952 का केस लॉ है और ये डील करता है गुड्स ऑन अ डिस्प्ले आर एन इन्विटेशन से रिलेटेड ये है केस। आइए हम थोड़े से इसके जो स्टोरी है उस पर चलते हैं, इसकी स्टोरी पर। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इसमें ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में डिफरेंस को क्रिएट किया गया है कि व्हाट इज ऑफर, व्हाट इज एन ऑफर एंड इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, इसमें फर्क बताया गया है। एंड कोर्ट ऑफ अपील इंग्लैंड का ये केस है और इसमें लॉर्ड जस्टिस सोमरवेल, बेकेट, एलजी, रोमर, ये सारे इसमें ऑनरेबल जस्टिसेस थे, बट यू डोंट हैव टू लर्न इनके नेम क्योंकि बहुत पुराने क्लासिक इंग्लैंड केसेस हैं तो इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आइए, तो ये बहुत ही मजेदार केस है। ठीक है, इन्विटेशन टू ऑफर से रिलेटेड। अच्छा ठीक है मैम, आप समझाए, समझना है, ऐसा नहीं हो सकता। थैंक यू जी। चले, तो ये क्या होता है, ये जो बूट कैश, ऊपर आप नाम देख रहे हैं क्या, बूट कैश केमिस्ट है, इसने क्या किया उस दौरान की बात है, एक सेल्फ सर्विस सिस्टम अपनी दुकान पर शुरू किया। एक तरह का शोरूम वो था, उसमें इन्होंने सेल्फ सर्विस सिस्टम को स्टार्ट किया। जैसे आज हम देखते हैं मॉल्स में जाते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में जाते हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है, आप सामान लगा होता है, आप अपने आप उस सामान को अपने बास्केट कार्ट के अंदर डालते हैं एंड देन आप फिर उसकी बिलिंग कराने के लिए जाते हैं। ठीक है, और उस जमाने की बात है 1953 की, जब उन्होंने एक सेल्फ सर्विस सिस्टम शुरू किया कि जिसमें खुद ग्राहक जो आएगा, कस्टमर स्टोर के अंदर आएगा और दवाइयों का था एक्चुअली ये, और जो भी दवाइयाँ उसको चाहिए होंगी वो दवाइयाँ अपने एक कार्ट के अंदर, बास्केट के अंदर इकट्ठा करेगा और फिर उन्हें काउंटर में ले जाकर उसकी बिलिंग करवाएगा। ठीक है, अब लेकिन यहाँ पर होता क्या है, आप जानते हैं कि कुछ दवाइयाँ जो होती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलती हैं, कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो किसी एक हेल्थ के लिए होती हैं, स्पेसिफिक एक चीज़ों के लिए होती हैं। तो कुछ दवाइयाँ उस फार्मेसी के अंदर ऐसी भी थी जो पॉइजनस एक्ट 1933 के अंदर आती थी, कवर की जाती थी। ठीक है, और वो जो दवाइयाँ हैं वो एक कह सकते हो कि आप जो एक क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होता है उसी की निगरानी, सुपरविजन के अंदर वो बेची जाएगी। ऐसे ही नहीं जाएगा कि कस्टमर उठा लेगा और उसे ले लेगा, नहीं, प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ, अगर डॉक्टर की कोई प्रिस्क्रिप्शन है या फिर जो फार्मासिस्ट है वो ही उसको पूरा चेक करके उन दवाइयों को देगा। यहां तक हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, फार्मास्यूटिकल सोसाइटी, ये जो ऊपर आप नाम देख रहे हैं, ये कहते हैं कि भाई इस सिस्टम में अगर आप कस्टमर को आप सेल्फ सर्विस दे देंगे कि कस्टमर खुद दवाइयों को उठाएगा, खुद दवाइयों को लेके जाएगा, तो तभी सेल पूरी हो जाती है, जो कानून के खिलाफ है, फार्मास्यूटिकल के खिलाफ है कि भाई इस तरीके से नहीं होना चाहिए सिस्टम की इतनी खुली छूट हो जाए, कोई सुपरविजन यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, और ठीक है, तो ये इनका क्लेम था। अब दो लीगल इश्यूज इस केस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दो लीगल इश्यूज क्या होते हैं, पहला ये होता है कि क्या जो स्टोर की शेल्फ्स पर जिस तरीके से सारी दवाइयों को रखना, क्या ये ऑफर है, क्या ये आप ऑफर को ही ट्रीट कर रहे हैं, और ग्राहक जब यानी कि कस्टमर है उसको उठा रहा है और वो अपनी बास्केट में डाल रहा है, तो क्या वो बास्केट में डाल देने तक ही वो एक्सेप्टेंस है, राइट। दूसरा ये आता है, दूसरा इश्यू इसके अंदर ये आता है, हाय आशीष, गुड इवनिंग। दूसरा इश्यू ये आता है कि क्या ये इनविटेशन टू ऑफर की तरह ट्रीट किया जाएगा, कैन इट बी ट्रीटेड लाइक इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, कि इसको हम इनविटेशन टू ऑफर की तरह ट्रीट करें कि जैसे कि जो केमिस्ट काउंटर है उस पर क्या फार्मासिस्ट की निगरानी होना जरूरी है, क्या इसको अच्छी तरीके से सुपरविजन होना चाहिए, या कुछ जो स्पेसिफिक तरीके की दवाइयां हैं जो केवल प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू, डॉक्टर के कहने के थ्रू ही दी जाएगी, तो उन दवाइयों पर एटलीस्ट फार्मासिस्ट की सुपरविजन होनी चाहिए। तो आइए इसका जो जजमेंट है वो देखिए क्या कहता है। द कोर्ट ऑफ लॉ ऑब्जर्व्ड दैट गुड्स डिस्प्ले आर एन इन्विटेशन नॉट एन ऑफर। वो क्या है, इनविटेशन है। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी कार्ट के अंदर सामान को डालते हैं, उन्होंने तो इनवाइट कर रखा है कि आइए आप हमें ऑफर दीजिए। जो कंपनी है, जो वो ग्रोसरी स्टोर है, वो आपको ऑफर नहीं कर रहा है, वो आपको कह रहा है कि आइए आप हमें ऑफर कीजिए। तो आप कैसे करते हैं, जब हम अपनी बास्केट के अंदर कोई भी सामान डालते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग
कोई ये दवाई डाल रहे, दवाई मेरे सामने थी, हम कोई दवाई डाल रहे हैं या हम कोई और स्टेशनरी आइटम डाल रहे हैं, मान लीजिए मैंने अपने कार्ट के अंदर 2 चीज़ें डाली, तो मैंने कहा कि आई वॉन्ट टू बाय दीज 2 आइटम्स फ्रॉम योर स्टोर, तो हु इज क्रिएटिंग द ऑफर, कौन कर रहा है यहाँ पर, मैं ऑफर दे रही हूँ, है ना। मैं कहना चाहती हूँ कि आपका ये पूरा स्टोर है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बट मैं इन 2 चीजों को खरीदना चाहती हूँ, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, ऑफर दे रही हूँ। एंड नाउ जब मैं ये अपने कार्ट में डालकर बिलिंग के पास लेके गई और बिल उसने बताया कि आपके यहाँ पर 50 रुपये हो गए, तो मैं उनको 50 रुपये जब दे, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है नाउ हम इसे सेल करने को तैयार है, मैंने 50 रुपये दिए, उन्होंने मुझे सामान दिया, नाउ द कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम वो ऑफर नहीं दे रहे, वो इनवाइट कर रहे हैं कि कम और हमें ऑफर दीजिए आप, यही तो कहा उन्होंने। तो इस केस में कोर्ट ने क्या किया, जो बूट केमिस्ट था उसके ही फेवर में ये निर्णय दिया, डिसीजन दिया। उन्होंने कहा शेल्फ पर सामान रखना इज इन्विटेशन टू ऑफर, नॉट कंसीडर टू एन ऑफर। एंड जब वो काउंटर पे जाते, जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो कहता है कि मैं इन चीज़ों को खरीदना चाहता हूँ, दैट इज द एक्चुअल ऑफर, वो एक एक्चुअल ऑफर यहाँ पर बनता है। और जो फार्मासिस्ट के पास मौजूद रखा गया है, और तो वो किसी भी तरीके का कि लॉ का उसने कोई उल्लंघन नहीं किया है, वॉयलेशन नहीं किया है, ठीक है। सो इस केस में यही कहा गया था, कस्टमर्स मेक एन ऑफर व्हेन दे टेक मेडिसिन टू द रजिस्टर एंड द कैशियर बीइंग शॉपकीपर, फिर शॉपकीपर उसको एक्सेप्ट करता है। एंड द कोर्ट रीजन दैट डिस्प्लेइंग मेडिसिन टू द कस्टमर, डिस्प्ले करना, वो आप इन्विटेशन टू ट्रीट कहेंगे, ऑफर नहीं कहेंगे। और इस केस लॉ से हमने 2 चीजों को समझा, एक ऑफर जो क्लियरली कहता है कि क्या ये तुम खरीदना, क्या मैं अपना ये सामान इतने का बेच रहा हूं, वो एक्सेप्ट कर लेता है, नहीं, आप वहां पर जाके ऑफर क्रिएट करते हैं दैट आई वांट टू बाय दीज प्रोडक्ट्स, तो वो एक इन्विटेशन टू ऑफर है। क्लियर हुआ? यस एवरीवन, इज इट क्लियर? नेक्स्ट केस लॉ पे हम लोग चलेंगे, पहले आप लोग मुझे बताइए, फिर हम लोग नेक्स्ट केस लॉ पे चलेंगे। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद 1886। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, नेक्स्ट केस भी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस है। अब जैसे कि हमने ऑफर एक्सेप्टेंस के कुछ केस लॉस पढ़े, ये कंसिडरेशन से रिलेटेड है, दिस केस इज रिलेटेड टू कंसिडरेशन, राइट। चले 1886 का ये केस लॉ है, आइए इसके फैक्ट्स और सारी चीजों के बारे में जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो केदारनाथ होता है वो प्लेंटिफ होता है, ठीक है, क्या होता है, प्लेंटिफ होता है। और ये क्या करता है, म्युनिसिपल कमिश्नर प्लस ट्रस्टी ऑफ हावड़ा टाउन हॉल फंड करके जो कैलकाटा के अंदर होता है, ये क्या करता है कि ये एक किस तरीके से टाउन हॉल बिल्ड करना चाहता है। ये हावड़ा ब्रिज है, ठीक है, इस हावड़ा ब्रिज के अंदर ये टाउन हॉल के पास एक टाउन हॉल बिल्ड करना चाहता है। अब उस टाउन हॉल को बिल्ड करने के लिए इसको पैसा चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, फंड्स चाहिए होते हैं, हाँ जी, ठीक है। कैलकाटा हाई कोर्ट का है और इसमें जज जो है दैट इज जस्टिस विल्सन है इसमें। तो केदारनाथ जो है ये भट्टाचार्य जी इनका पूरा नाम है, तो ये एक टाउन हॉल यानी कि एक पब्लिक बिल्डिंग को बनवाना चाहते थे, ठीक है। और इसके लिए ये पब्लिक पर्पस के लिए उन्हें डोनेशन और सब्सक्रिप्शन जैसे चंदा होता है वो जमा इनको करना होता है, फंड चाहिए होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया पब्लिक एक बनवाने के लिए। तो फिर उसके बाद क्या होता है, गौरी मोहम्मद ये ढूंढता है कि कौन मुझे फंड कर सकता है, हेल्प कर सकता है, जो विलिंग टू पे है, जिसकी वजह से वो उस हावड़ा ब्रिज के आसपास ये टाउन हॉल बना सके, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर कुछ लोग अग्री कर देते हैं कि ठीक है हम दे देंगे, हम कर देंगे, अग्री कर देते हैं। इसमें से एक होता है गौरी मोहम्मद, एक व्यक्ति कौन होता है, गौरी मोहम्मद, वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं, और उसके लिए वो उसको वादा करता है कि मैं तुझे कुछ अमाउंट यहाँ पर दे दूंगा। उस दौरान की बात है तो मेरे ख्याल से 100 रुपए का वहां पे कोट किया था उन्होंने। तो अब क्योंकि जो गौरी मोहम्मद है वो उससे प्रॉमिस कर देता है कि हाँ पैसा आएगा, तो वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है
कि भाई ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, काम दे देता है। ठीक है, कौन? केदारनाथ। और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो एक गौरी मोहम्मद उसका वन ऑफ द सब्सक्राइबर बन जाता है कि ठीक है मैं पैसा दे दूंगा। और इसी वादे पर केदारनाथ कॉन्ट्रैक्टर से क्या कर लेता है? कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है कि ठीक है भाई बनाओ और अब आपको करना है। अब कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या करता है? बिल्डिंग बनाना स्टार्ट कर देता है टाउन हॉल की। ठीक है, और काम शुरू करवा देता है क्योंकि प्रॉमिस तो कर ही दिया ना कि भाई जैसे होगा हम तेरे को पैसे दे देंगे। और इस चक्कर में उसके विश्वास करके उसने काम करना शुरू कर दिया। अब देखो अब होता क्या है, गौरी मोहम्मद जो प्लान हो गया, अप्रूव हो गया, सब हो गया, मेंबरशिप लिस्ट बन गई, तो यहाँ पर क्या करता है? गौरी मोहम्मद इसे मना कर देता है। ठीक है, गौरी मोहम्मद वो क्या करता है? पहले एक्सेप्ट करता है कि वो 100 रुपये पे कर देगा, राइटिंग में भी लिख देता है। और जो सब्सक्रिप्शन फंड बुक है, जो उसने एक चंदा की किताब बनाई थी, चंदा वगैरह सब्सक्रिप्शन की, उसमें भी साइन वगैरह कर देता है। अब नाउ गौरी मोहम्मद रिफ्यूज टू पे, मना कर देता है। अब केदारनाथ तो काम शुरू कर चुका था, पैसा कहाँ से लाए, क्या करे? तो केदारनाथ क्या करता है? कोर्ट में उसे स्यू कर देता है, जो प्लेंटिफ है स्यू, कि भाई मुझे ये अमाउंट रिकवर करना है। ठीक है, मुझे ये अमाउंट रिकवर करना है। अब दो इश्यूज सामने आते हैं, मैंने सारा एक शॉर्ट नोट्स ऐसे बनाया हुआ है। तो पहले ये होता है कि क्या ये जो केस है ये मेंटेनेबल है, बन सकता है ये केस? आप लोग बताइएगा, क्या ये केस बन सकता है? दूसरा, इज द डिफेंडेंट बाउंड टू इंडेमनिफाई द रिक्वायर्ड सम ऑफ द मनी? क्या यहाँ पर गौरी मोहम्मद को ये पैसा देना पड़ेगा, इंडेमनिफाई करेगा जो भी अब उसका लॉस हुआ है केदारनाथ का, क्या वो देगा? तीसरा, क्या इनके बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? आप लोग बताइए, क्या इनके बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था? क्या ये जो एक पब्लिक डोनेशन का मामला है, ठीक है, पब्लिक सब्सक्रिप्शन का मामला है, क्या उसको वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मान के कोर्ट ऑफ लॉ उसे इन्फोर्स करवा सकता है? ये इश्यूज से है ना। तो क्या यहाँ पर केदारनाथ कोई इसको कंसिडरेशन दे रहा था? जैसे हम तो कहते हैं ना कि भाई कंसिडरेशन, कोई भी अगर मान लो जो गौरी मोहम्मद है वो उसको पैसा दे रहा था, उसके बदले उसे भी कुछ मिलना चाहिए। तो क्या यहाँ पे गौरी मोहम्मद को वो सब्सक्रिप्शन चंदे के बदले कुछ चीज उसको समथिंग इन रिटर्न क्विड प्रो क्यो हो रही थी? तो ये सारे कुछ लीगल इश्यूज इस केस के सामने खड़े हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आइए, अब यहाँ पर आपको क्या लगता है कि किसके फेवर में केस होना चाहिए, गौरी मोहम्मद या केदारनाथ? किसके उसमें होना चाहिए, फेवर में होना चाहिए? जल्दी आप बताइए मुझे। किसके फेवर में होना चाहिए? सारे फैक्ट्स आपने देख लिए, सब कुछ आपने देख लिया, आप बताइए। सो ये जो केस लॉ है, यहां पर कोर्ट ने केदारनाथ के फेवर में फैसला सुनाया। कैलकाटा की बात है ये। तो उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति किसी से प्रॉमिस करता है, यस, प्रॉमिस टू पे करता है, और दूसरा जो व्यक्ति है उस प्रॉमिस के ऊपर, जो उसने वादा किया था गौरी मोहम्मद ने कि वो पैसा देगा, उस प्रॉमिस के ऊपर वो अपना एक्ट शुरू कर देता है ना। उसने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए, कॉन्ट्रैक्टर से काम स्टार्ट करवा दिया। तो जब उसके प्रॉमिस के ऊपर जो दूसरा बंदा है, दूसरी पार्टी है, वो कोई एक्ट को शुरू कर देती है, ठीक है, किसी भी एक्ट को शुरू कर देती है, तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन हो जाती है। तो ये गुड कंसिडरेशन है, जैसे कि चैरिटी करना, सब्सक्रिप्शन, चंदा वगैरह देना, ये क्या है, एक गुड कंसिडरेशन यहाँ पर है। तो यानी कि जो केदारनाथ ने कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर आगे हायर कर लिया, काम शुरू करवा दिया, तो दैट मीन्स जो प्रॉमिसर था उसने गौरी मोहम्मद प्रॉमिसी की एक्सेप्टेंस के ऊपर ही काम शुरू करवाया। तो इसीलिए इस केस के अंदर एक ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर बना था कि रिलायंस अपॉन अ प्रॉमिस एंड एक्टिंग अपॉन इट कैन अमाउंट टू अ वैलिड कंसिडरेशन। तो इसीलिए इस कंसिडरेशन को एक्सेप्ट किया और इस कंसिडरेशन के ऊपर क्या किया, इन्फोर्स किया इसके कॉन्ट्रैक्ट को। ठीक है, सो दैट इज द प्रॉमिसरी, जो प्रॉमिसी है उसकी लाइबिलिटी को यहाँ पर बात करते हुए बात किया। और उन्होंने कहा कि मेयर प्रॉमिस भी बाइंडिंग हो सकता है अगर कोई उस प्रॉमिस के ऊपर एक्ट कर दे। हालांकि यहाँ पर क्या था, कोई और वो थी, लेकिन अगर उस प्रॉमिस के ऊपर किसी सामने वाले व्यक्ति ने एक्ट कर दिया है तो फिर वो बाइंडिंग हो जाता है उस पार्टी के लिए। तो इट इज अ केस ऑफ गुड कंसिडरेशन का केस है ये। ठीक है,
तो ये आप पढ़ लेना। ये पूरी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी जिसमें मैंने सारे फैक्ट्स एंड फ्लो चार्ट्स में बनाया हुआ है। तो आपको समझ में आया? जल्दी से बताइए ये केस। एवरीवन समझ में आया? चले फिर हम लोग अगले केस पर चलते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए समझ में आया या नहीं। नेक्स्ट केस लॉ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव 1880। सिर्फ दीपक का ही मैसेज आया, बाकी सबका? दुर्गा प्रसाद वर्सेस बलदेव, one of the again landmark important frequently asked question। ओके स्टार्ट करें। अगेन दिस केस ऑल्सो बिलोंग्स टू कंसिडरेशन। ये भी कंसिडरेशन का ही ये कॉन्सेप्ट हमें क्लियरली समझाता है। और 1880 इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस है। जस्टिस इसमें थे टर्नर एंड ओल्डफील्ड। ठीक है, ऐसे बहुत पुराने यहाँ पे जस्टिस थे, 1880 की बात है। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट, यस, जस्टिस पियर्सन एंड ओल्डफील्ड ने इसको डिसाइड किया लेजिटिमेसी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। और किससे ये डील करता है आइए हम लोग देखते हैं। तो इसके फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि जो दुर्गा प्रसाद होता है, ये जो दुर्गा प्रसाद है, ये एक सरकारी आदेश, कोई ऑफिशियल गवर्नमेंटल ऑर्डर होता है, उस पर एक मार्केट प्लेस बनाना होता है। ठीक है, मार्केट प्लेस बनाना होता है इस गवर्नमेंटल ऑर्डर के ऊपर। अब इस मार्केट को बनवाने के लिए, जो मार्केट प्लेस बनता है एक जगह पर, इसको बनवाने के लिए उसने अपने पैसे और अपनी मेहनत लगाई। समझ रहे हो कि अपना ही पैसा लगाया इसने और अपना ही इसने पूरा बनवाया, कंस्ट्रक्ट वगैरह कराया, ये सारी चीजें। लेकिन इसने जो कुछ भी काम किया था वो सरकारी डायरेक्शन के हिसाब से किया था। जो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन एक तरीके से जारी की थी, उसके हिसाब से ही इसने सारा चीज किया। ठीक है, और ऐसा नहीं कि किसी बिजनेसमैन के, किसी ट्रेडर के कहने पर या किसी और बंदे के कहने पर, नहीं, इसने सब कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से ही, उसकी सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते ही उसको बनाया। अब जब वो बाजार एक मार्केट प्लेस बन गया तो क्या होता है, उसमें कई जो दुकानदार होते हैं, कई दुकानदार वगैरह, उन्होंने अपनी दुकानें खोल ली। मार्केट प्लेस बना तो जैसे एक सेक्टर की मार्केट टाइप होती है, तो उन्होंने अपनी शॉप्स खोली और शॉप्स करने के बाद वो अपनी बिजनेस करने लगे। उनमें से एक व्यक्ति होता है ये बलदेव। ठीक है, कहीं जगह आपको बलदेव नाम दिखेगा, कहीं जगह आपको बलदेव नाम दिखेगा। तो ये एक बंदा होता है, तो और वो भी, बलदेव भी अपनी शॉप खोलकर वहां पर अपना व्यवसाय, एक तरीके से बिजनेस शुरू कर देता है। राइट, अब क्या होता है, जब ये दुकान वाले दुकान ले रहे होते हैं तो इनसे एक प्रॉमिस लिया जाता है कि भाई ये पूरा मार्केट प्लेस को साफ रखेंगे, पूरा मेंटेन करके रखेंगे, तो इन्हीं की जिम्मेदारी यहाँ पर होगी। ठीक है, और प्लस यहाँ पर ये क्या करेंगे, जो दुर्गा प्रसाद है जिसने ये सारा बनवाया, उसको ये क्या देंगे, कमीशन या पैसा देंगे। ठीक है, ताकि भाई उसको भी तो ये सब करवाने का कोई मुआवजा मिले, कोई कंसिडरेशन मिले। तो ये यहाँ पर एक प्रॉमिस यहाँ पर हो जाता है। लेकिन बाद में जब बलदेव वहां पे दुकान खोल लेता है तो बलदेव वहां पे मना कर देता है पैसा देने के लिए। ठीक है, मना कर देता है। अब फिर जो दुर्गा प्रसाद है वो इसको, बलदेव को क्या कर देता है, स्यू कर देता है कि भाई, और ये कहता है कि इसने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि ये पैसा देगा, बट अब ये अपनी बातों से बलदेव जो है ये मुकर गया है। मानते हूं, समझ में आई स्टोरी क्या थी। अब होता क्या है, तो कोर्ट के सामने इशू ये आता है कि क्या जो बलदेव ने यहाँ पर प्रॉमिस किया, क्या ये वैलिड प्रॉमिस था, क्या इस प्रॉमिस को हम एक्सेप्टेंस मानेंगे, और क्या इस एक्सेप्टेंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो गया है। और दूसरा ये था कि क्या जो दुर्गा प्रसाद ये कंसिडरेशन मिला, क्या उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा जाएगा, जो इसने अपना बनाया, सारी एक एफर्ट लगाया, फिर उसके बाद इसने ये किया। तो कोर्ट ने क्या किया, दुर्गा प्रसाद के जो क्लेम है उसको डिसमिस कर दिया। हाउ, कैसे, आइए जानते हैं। तो देखिए बात करते हैं, दिस केस कोर्ट रेफर टू अ डॉक्ट्रीन ऑफ रूल ऑफ लॉ दैट इज इनहेरेंटली रिलेटेड टू सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड 25 स्टेट्स एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड।
Thus, when the legislation itself clears the necessity of a valid agreement, there cannot exist any case which walk against the statutory rules. तो कोर्ट यहाँ पर ये कहता है कि दुर्गा प्रसाद ने जो भी काम किया, यानी कि बाजार बनाया, पूरी मार्केट प्लेस यहाँ पर बनाई एक तरीके से, वो उसने सरकार के कहने पर किया था, ठीक है, सरकार के कहने पर किया था, ना कि बलदेव के कहने पर, ठीक है। और इसीलिए जो भी काम किया वो बलदेव के प्रॉमिस से पहले हो चुका था। ऐसा नहीं था कि बलदेव ने प्रॉमिस किया ना कंस्ट्रक्शन वो कर रहा है तो वो पे करेगा, नहीं, वो पहले ही काम कंप्लीट हो चुका है और सरकार के कहने पर उसने काम किया था। तो ये एक पास्ट वॉलेंट्री एक्ट है। इन्होंने क्या कहा कोर्ट ने कि ये क्या है, एक पास्ट वॉलेंट्री एक्ट है, ये अपनी मर्जी से पुराना किया हुआ काम है जो प्रोमिसर के कहने पर नहीं हुआ था, यानी कि बलदेव के कहने पर नहीं हुआ था, तो इसी को कंसिडरेशन नहीं माना जाएगा। सो यहाँ पर ये बैड कंसिडरेशन का केस था। जैसे पहले हमने पढ़ा गुड कंसिडरेशन का केस, ये बैड कंसिडरेशन का केस था। तो उसने ये बोला कि अ प्रॉमिस मेड फॉर अ प्रीवियस एक्ट और अ पास्ट एक्ट, ठीक है, और डन वॉलेंट्री, जो अपनी मर्जी से किया गया था, नॉट द प्रोमिसर रिक्वेस्ट इज नॉट इनफोर्सेबल। तो इस कॉन्सेप्ट को इस केस के अंदर डील किया गया था, ठीक है। क्लियर हुआ? गुड इवनिंग रोहित, वेलकम टू द क्लास, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट केस लॉ हम पढ़ते हैं। पहले बताइए समझ में आया ये केस लॉ सभी को? यस, क्लियर हुआ? चले, लेस्ले वर्सेस शील, ठीक है, लेस्ले वर्सेस शील। आइए कि इस केस लॉ को हम लोग डील करते हैं। और ये माइनर अब आ गया है यहाँ पर, दी कंडीशंस ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पर हम लोग आ गए हैं। सो माइनर से रिलेटेड ये केस है, ठीक है। चले आइए क्लियर करते हैं इसको। 1914 का ये केस लॉ है एंड कोर्ट ऑफ अपील इंग्लैंड से ये केस बिलोंग करता है और किंग्स बेंच डिवीजन इंग्लैंड में इसे डील किया गया था और जज का नाम है जस्टिस बुकले। तो यहाँ पर देखिए बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स के बारे में, ठीक है, डिस्कस करते हैं। मैम नहीं मैम, मुझे 18 हो गया क्या? समझ नहीं आया, क्या बोले? राइट, तो आइए इस केस को हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहां पर क्या होता है, जो शील होता है, ये बंदा, ये कौन होता है? ये माइनर होता है, ठीक है, माइनर होता है और उसने अपनी एज के बारे में क्या किया होता है? झूठ बोला होता है। ही लाइड अबाउट हिज एज और ये लेस्ले से लोन ले लेता है, झूठ बोलता है कि मैं 18 से अबव हूँ ऐसे करके, और लेस्ले नाम है ना, हाँ, उससे ये लोन ले लेता है। अब जब पेमेंट का समय आता है, जब वो लोन चुकाने की बात आती है, ठीक है, जब वो लोन चुकाने की बात आती है तो ये जो शील है ये पैसा देने से मना कर देता है, डिनाई कर देता है। वो कहता है कि मैं तो माइनर हूं और आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है, ठीक है। अब इसमें दो जो इश्यूज हैं वो आते हैं। पहला क्या होता है कि क्या अगर माइनर झूठ बोलकर अपनी एज को छुपा कर इस तरीके से चतुराई करता है और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, तो ये तो दूसरे के खिलाफ एक तरीके से धोखाधड़ी हुई, फ्रॉड ही हुआ। तो क्या ये रेस्टिट्यूशन का दावा कर सकता है? रेस्टिट्यूशन एज इन कि क्या ये अपने जो अपने पैसे हैं उसको मांग सकता है कि यार उसको तो झूठ बोल के ये सारी चीजें की गई ना, है ना, झूठ बोल के की गई। तो क्या, और दूसरा इशू ये था कि क्या अब चलो ठीक है फ्रॉड हो गया, माइनर ने झूठ बोल के सारे काम कर लिए, तो क्या अब ये माइनर से अपने पैसे वापस ले सकता है? ये दो इश्यूज आते हैं। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि जो ये शील है ये माइनर है, उसके ही पक्ष में लिया, यानी कि उसके ही फेवर में लिया। उन्होंने बोला कि भले ही ये झूठ बोलकर, भले ही इसने अपनी एज छुपाई,
लेकिन कानून हमेशा माइनर्स को प्रोटेक्ट करेगा। है तो वो माइनर ना, एग्जैक्ट रियलिटी क्या है कि वो माइनर ही है ना, माइनर ही है। तो उन्होंने कहा कि चाहे उसने मिस रिप्रेजेंटेशन ही क्यों ना किया हो, लॉ ऑलवेज प्रोटेक्ट द माइनर, एंड माइनर के खिलाफ कोई कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता, इनडायरेक्ट तरीके से रिफोर्स किया जाता है। सो व्हाट यू कैन इनडायरेक्टली, व्हाट यू कैन नॉट डू डायरेक्टली, तो यहाँ पर मना कर देते हैं, ठीक है। और इस केस के लिए एक जो प्रिंसिपल है वो बना गया, सिद्धांत एक बनाया गया, अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ माइनर इज वॉइड एंड इट डज नॉट इवन मिस रिप्रेजेंटेशन बाय द माइनर डज नॉट मेक हिम लाइबल। तो ये लेस्ले वर्सेस शील का केस है, ठीक है। आगे चले, अगला केस है यहां पर लैंडमार्क केस, लैंडमार्क केस, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष 1903। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, पता नहीं कितनी बार जुडिशरी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। पढ़े इसको, किस किस ने इस केस की स्टोरी को पहले पढ़ा हुआ है? यस, कौन कौन जानता है इस केस के बारे में? अगेन 1903 का प्रिवी काउंसिल का ये केस है एंड इसको अपील कैलकाटा हाई कोर्ट में लगाई गई, एंड जिसमें जस्टिसेस थे दैट इज लॉर्ड मैग्नेटन, लॉर्ड डेवी, लॉर्ड लिंडले एंड सर फॉर्ड नॉर्थ। ये मैंने लिखा हुआ है सारी चीज़ें यहाँ पर, यही पीडीएफ मेरे पास है, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। आप देखिए ये केस समझना और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन दिस केस डील्स विद दी माइनर्स लाइबिलिटी, माइनर की क्या लाइबिलिटी है उससे ये डील करता है। सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो ये धर्मोदास घोष होता है वो कौन होता है? एक माइनर होता है, छोटा बच्चा होता है, 18 साल से कम का होता है। तो ये अपनी एक प्रॉपर्टी को कहाँ पर गिरवी रख देता है, मॉर्टगेज कर देता है और 20,000 रुपए का लोन ले लेता है अपनी प्रॉपर्टी को गिरवी रखकर, ठीक है। लेकिन जबकि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एंटाइटल्ड ही नहीं था, एंटाइटल्ड एज इन, क्योंकि माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, फिर भी ये झूठ बोलता है और जैसे भी करके 20,000 रुपए का लोन ये ले लेता है। तो लोन देने वाले व्यक्ति को पता चलता है, जो कौन है, धर्मोदास घोष का एक ही बंदा था, उसको पता चलता है कि यार ये बच्चा तो माइनर है, ठीक है। तो बाद में धर्मोदास क्या करता है, इस मॉर्टगेज डीड को कैंसिल कर देता है, कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड है क्योंकि मैं माइनर हूं, कैंसिल कर देता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो ये मोहरी बीबी होती है, मोहरी बीबी मॉर्टगेजी लोन देने वाली, वो धर्मोदास पर केस किया ताकि लोन वापस मिले और उसको प्रॉपर्टी मिल जाए, ठीक है। तो अब दो इश्यूज इसमें भी होते हैं, दो इश्यूज इसमें होते हैं। पहला कि क्या माइनर के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, दूसरा क्या वापस माइनर से पैसों की वापसी ली जा सकती है, जो 20,000 रुपए का उसने लोन लिया है क्या वो वापसी ली जा सकती है। दो इश्यूज यहाँ पर होते हैं। तो प्रीवी काउंसिल ने यहाँ पर धर्मोदास घोष के फेवर में यहाँ पर जो फैसला लिया और उन्होंने कहा कि भाई माइनर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है दैट इज वॉइड अब इनिशियो, फ्रॉम द बिगिनिंग इट्स वॉइड। अगेन वही लेस्ले वर्सेस शील वाला ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर आया। उन्होंने कहा कि माइनर के साथ किया वो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी इन्फोर्सेबल नहीं होता और लॉ हमेशा माइनर्स की लाइबिलिटी को प्रोटेक्ट यहाँ पर करता है, बचाता है। और इन एनी वे माइनर इज नॉट लाइबल टू रीपे सच अमाउंट। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही कहा, पर्सन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट, लाइक माइनर कैन नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द पार्टी इज अनअवेयर अबाउट हिज एज or the party is unaware of or what the party has suffered the loss। इसके अलावा यहाँ पर और कुछ नहीं कहा था, ठीक है। इज इट क्लियर? क्विकली मुझे बताइए, क्लियर हुआ ये केस लॉ? जल्दी से बताइए। चलें आइए नेक्स्ट केस लॉ पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट केस लॉ है डोनोग वर्सेस स्टीफसन 1932। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। चले आइए इसको हम लोग जानते हैं इस केस के बारे में। ये भी हाउस ऑफ लॉर्ड यूके का केस है, ये 1932 का केस लॉ है और इसमें लॉर्ड